नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हम सभी लोग एक सुखद समाचार को साझा करते हैं, एक या दो, एक नहीं बल्कि दो, कि पीलीभीत एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का। वहाँ कोई भारतीय अवाम ताकत दल का कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता अभी नियुक्त भी नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आया कि 3-4 रोज पहले कुछ हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय अवाम ताकत दल के विचारों से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के, और यहाँ तक कि मैंने सुना शायद मेरी फ़ोटो भी कहीं से भी निकाल करके इसके साथ उन्होंने एक छोटी मोटी रैली निकाली, प्रदर्शन किया भारतीय अवाम ताकत दल के लिए, जबकि वहाँ कोई नियमित रूप से कोई भारतीय अवाम ताकत दल का कोई पदाधिकारी भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, और अभी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के साथ वहाँ पहुँचे भी नहीं। तो ये देखिए, स्पॉन्टेनियस, स्वतः एक उद्गार है भारतीयता के प्रति हमारे भारतीय भाई बहनों का कि जहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, जहाँ अभी कोई पदाधिकारी नहीं है नियमित रूप से, हमारे भारतीय भाई बहन खुद आगे आ रहे हैं। दूसरा सुखद ये समाचार है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में $3,050 जिला पंचायत सदस्यों में से करीब 1500 निर्दलीय जीते हैं, और पिछले पंचायत चुनाव में जो कि 5 साल पहले हुआ था, ये निर्दलीय की संख्या 150 थी, और वो बढ़ करके 1500 के आसपास हो गई।
भारतीय जनता दल बराबर निवेदन कर रहा था कि इन सारी पार्टियों को शिकस्त दीजिए, इनको नस्ल में नाबूद करना है, इनको पस्त करना है। तो इस दिशा में हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों ने इस पंचायत के चुनाव में इस पर काफ़ी ध्यान दिया, और जो वहाँ पर आस्थापित पार्टियाँ हैं, जो सत्ताधारी दल बीजेपी है, वो महज 6 से 88 पर, यानी 3050 में से 6 से 88 पर, जो कि पिछले चुनाव में 2000 के ऊपर थी। तो 2000 से आकर के लुढ़क करके वो 6 से 88 पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी 6 से 78 पर, और बहुजन समाज पार्टी शायद 225 पर, और ये जीएनपीसी कांग्रेस 80 पर। तो ये दिखाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन इन राजनीतिक दलों को, वो राजनीतिक दल क्या हैं, हमारे समाज में विखंडन पैदा करके, भेद विभेद पैदा करके, नफरत पैदा करके वोट हथियाने की साजिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि ये लोग किसी व्यवस्था में पहुंचेंगे, पंचायत हो चाहे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है उसमें पहुँचे, सरकार में पहुँचे, या केंद्र या लोकसभा में पहुँचे, या केंद्र की सरकार में पहुँचे, ऐसे लोग इस हमारे भारतीय भाई बहनों को, हमारे भारतीय समाज को क्या दे सकते हैं, जो हर वक्त जिनकी साजिश समाज में विखंडन, भेद विभेद, नफरत, अलगाव, बिखराव, यही राजनीति के आधार पर वोट हथियाने की साजिश करते हैं। वो विखंडन के कई तरीके हैं इनके। जातिवाद एक है, सांप्रदायिकता अलग है, ध्रुवीकरण अलग है। इनमें सभी पार्टियां एक दूसरे के कम्पिटिटिव हैं, होड़ लगाती हैं, और कोई किसी से पीछे नहीं है, और कोई अपवाद भी नहीं है। तो इसलिए ये सारी पार्टियां जो है इस मुल्क के लिए, इस भारतवर्ष के लिए अभिशाप है। तो उनको नस्ल में नाबूद करने की शुरुआत कम से कम हमारे भारतीय भाई बहनों ने इस पंचायत के चुनाव से की है। हालांकि भारतीय जनता दल तो बराबर कर रहा था कि ये पूरी पंचायत की चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाए, ताकि सरकारें लोगों की जान बचाने के काम में आए। और पंचायत के चुनाव में काफ़ी ड्यूटी पर लगे हमारे कई कर्मचारी पदाधिकारी भारतीय भाई बहन ने जाने गंवाई। ये बहुत दुख का विषय है। और वहीं पर पश्चिम बंगाल, केरल में जो सत्ताधारी दल थे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, और केरल में वामपंथी, दिखावे के रूप में भले कह रहे थे कि, और उसकी ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम जश्न नहीं मनाएंगे। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा था कि बिल्कुल उनके माथे पर शिकन नहीं थी। इस खतरनाक कोरोना काल में हमारे लाखों भारतीय भाई बहनों ने जान गंवा दी है, उनके माथे पर यह शिकन नहीं थी। और कहने के तो
दिखावे के रूप में ममता बनर्जी भी कर रही है, विजयन भी कर रहे हैं, और केरल हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया और चुनाव आयोग ने भी कहा। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, इन सब का कोई असर नहीं दिखता है। जो इस तरह के तत्व हैं क्योंकि अपने भारतीय भाई बहनों के जान जाने से दुखी होना चाहिए था, उससे बिल्कुल बेखबर, कोई शिकन नहीं उनके माथे पर। इसी बीच ये समाचार मिला कि रेमडेसिविर जो एक बहुत कीमती दवा है कोरोना के समय में, उसको इकट्ठा करके जीएनपीसी वाले गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस वाले ये विदेश भेजने या विदेश में भेज करके पैसा कमाने की जुगत में थे। और इसके विषय में काफ़ी लोगों ने पत्र लिखे प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री कार्यालय को कि इसको रोकिए। उसने साफ मना कर दिया कि भाई ये इस तरह का व्यापार कोई कर रहा है तो उसमें ये सरकार दखल नहीं देगी। ये तो उसका मुखौटा रहा जवाब देने का। लेकिन जो इसकी प्रवृत्ति है बीजेपी वालों की और मोदी जी की, जीएनपीसी के हर पापों को ढकना, तो उसी के तहत उसने जवाब दे दिया कि इस तरह का व्यापार में सरकार कोई दखल नहीं देती। लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से वो रेमडेसिविर का जो विदेश में भेजना चाह रहे थे जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस वाले, तो वो रुक गया और किसी कारणों से। अब देखिए हमारे देश में खुद रेमडेसिविर की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये गद्दार किस्म की जीएनपीसी और गद्दार किस्म के किसी जीएनपीसी का राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इसको विदेश भेजने की साजिश कर रहे हैं। और मोदी सरकार जो हमेशा इन गद्दारों की रक्षा करती है, इनके करतूतों की रक्षा करती है, इनके पापों को ढकती है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए ये तैयार नहीं है। यही इस देश का दुखड़ा है। दुखड़ा इस मामले में है कि बीजेपी वाले और मोदी जी वोट तो लेंगे जनता से, वोट तो लेंगे जनता से, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, और एक काम करेंगे देश के दुश्मनों के लिए, देश के गद्दारों के लिए और देश के डकैतों के लिए। जब भी कोई आफत आती है हमारे भारतीय भाई बहनों पर, ये सीधे इस तरह के जो भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उन्हीं के हवाले ये छोड़ देते हैं। सीए पर पूरा देश ने देखा होगा कि इस जीएनपीसी वालों ने, वाम दल वालों ने पूरे देश में झूठ और अफवाह फैलाया, और थोड़ा दुर्भाग्य से हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उसका पहले शिकार बनता रहा है। ये उसकी कमजोरी रही है, और वो शिकार भी बना, और उसी समाज को, पूरे समाज को तो नहीं, उस समाज के जो कट्टरवादी, असामाजिक और उपद्रवी हिंसक तत्वों को इस्तेमाल किया इस देश में हिंसा, तोड़फोड़ और अस्थिरता फैलाने का भारत के खिलाफ। तो ये कहते हैं बीजेपी वाले कि
हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 12 करोड़ हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। सवाल ये उठता है कि इनके जो 12 करोड़ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो किस लिए हैं? मुट्ठी भर जीएनपीसी के लोग, मुट्ठी भर वामदलों के लोग झूठ और अफवाह फैला ले जाते हैं। हमारे संवेदनशील इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को शिकार भी बना देते हैं। लेकिन इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन अफवाहों को, उन झूठ को काट नहीं पाते या काटना नहीं चाहते, या काटना नहीं चाहते। कृषि कानून पर भी देखा गया, यही वामदलों के कामरेड के रूप में पंजाब में और जीएनपीसी वालों ने पूरा झूठ और भ्रम फैलाया कि ये सरकार आपकी ज़मीन ही बेच देगी और आपको अपनी ज़मीन से बेदखल कर देगी। पूरा झूठ। और इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे कि उस झूठ और अफवाह का काट नहीं निकाल पाए। ये तो भारतीय जनता दल कह रहा कि निकाल नहीं पाए, ये निकालना नहीं चाह रहे थे। ये पूरी छूट जो है देश के दुश्मनों को हर तरह से दे रहे हैं ये मोदी जी और बीजेपी वाले। यही तो इनकी मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। ये वोट लेंगे जनता से और देश के गद्दारों को, देश के दुश्मनों को बचाएंगे। तो उस किसान आंदोलन में हमारे सीधे साधे कई किसान भारतीय भाई बहन, जिसमें महिलाएं भी थी, वो जान से हाथ धो बैठी सिर्फ इसी निकम्मा, कायर और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही। जबकि काफ़ी समय था और भारतीय जनता दल बराबर कह रहा था कि ये कृषि कानून के नाम पर जो किसान आंदोलन है यह मुखौटा भरा है। इसको बड़े आराम से, इनके पास तमाम फोर्सेस थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल थे और सबसे बड़ी बात कि जब ये सब कुछ पंजाब में झूठ और अफवाह फैला रहे थे, बड़े आराम से पंजाब सरकार को बर्खास्त करके अपने हाथ में लेकर के उस झूठ अफवाह का निराकरण करते। कभी भी इस मोदी सरकार की मंशा नहीं रही कि वो जनता को राहत दे। इसकी हमेशा रणनीति रही है, इसकी मंशा रही है, इसकी साजिश रही है हमेशा देश के दुश्मन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस और वामदल इत्यादि सबको उनके हितों की रक्षा करना, ये इसकी कोर स्ट्रेटजी है। तो समझ जाइए कि ये बीजेपी और मोदी जी इस मुल्क के लिए कितने खतरनाक हैं। सिर्फ वोट लेना है अपने भारतीय भाइयों को और काम करना है देश के दुश्मन। मोदी जी को मालूम है कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस का ये गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी, सब गद्दार ही नहीं है, इस देश के दुश्मन ही नहीं है, इस देश के सबसे बड़े डकैत हैं। उन डकैतों के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी, एक की बजाय दो जो है ये सरकारी आवास की सुविधाएं, यानी कोठी जैसे, माल जैसे सरकारी आवास की सुविधाएं,
उन डकैतों को। अब ये सवाल उठता है, जैसा कि पहले भी बताया गया था, जब भी कोरोना आता है, पिछले साल भी उसका कहर बरपा था, इस साल भी कहर बरप रहा है। सबसे पहले ये गद्दार केजरीवाल ये मजदूर भारतीय भाई बहनों को दिल्ली से बाहर निकालने की साजिश करता है, और वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन अपने सिर पर अपने सामान को ढोते हुए हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होते हैं। तो ये देश पूरा देखे, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम देखे कि वो जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हैं वह भी इस देश के नागरिक हैं, जो कि इसी शासन व्यवस्था के अधीन हजारों किलोमीटर अपने सर पर अपने सामान का बोझा ले हुए जाने को मजबूर हैं। यही नहीं, वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, बहुएं, महिलाएं, कुछ तो गर्भवती की हालत में चलने से मृत्यु को भी प्राप्त हो गई थी। वो भी इस देश के नागरिक हैं। अब उन नागरिक को नागरिक का अधिकार कौन दिलाएगा? अब ये सवाल है, मोदी जी की नज़रों में ये मजदूर भारतीय भाई बहन का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए महत्व है ये गद्दार केजरीवाल को पालना। लोग और दिखावे के रूप में भले वो कहते हैं कि कुछ उनके पंख, विंग्स कुतर दिए गए हैं, कुछ संविधान में संशोधन करके, ये दिखावा है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये प्रधानमंत्री हैं किसके? हमारे गरीब मजलूम भारतीय भाई बहनों के प्रधानमंत्री हैं, ये केजरीवाल के प्रधानमंत्री हैं जो कि बराबर इस गद्दार की रक्षा कर रहे हैं, और अब तक जो है वो बर्खास्त नहीं किया। तो यही मोदी जी हमारे उन मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए जो है वो उनके भाग्य पर छोड़ देते हैं। और दूसरी ओर ये राहुल गांधी भी एक नागरिक है, और नागरिक ही नहीं, वो इस देश का गद्दार भी है और डकैत भी है। उसको सारी सुविधाएं दी है। कोई ये तर्क दे कि उसको जनता चुनती है। अरे भाई, जनता कैसे चुनती है यह भी देश देखता है, लेकिन हमेशा ये ख्याल में रखना चाहिए राजनीतिक दलों को भी और सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि प्राथमिकता और संवेदनशीलता और चिंता अपने भारतीय भाई बहनों की करनी है, आवाम की करनी है, जनता की करनी है। लेकिन ये मोदी सरकार आवाम की चिंता नहीं करती है, भारतीय भाई बहनों की चिंता नहीं करती है, उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। यह देश के डकैतों को और देश के गद्दारों को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे वाम दलों को, उसके लिए चिंता करती है, उसकी रक्षा करती है। यही चीज़ भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसको देखे। अब जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही वो टीएमसी के गुंडे उन गांवों में उन लोगों पर आक्रमण करने लगे जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया था। और वैसे भी ये जो चुनाव जीती है, ये गुंडई, दबंगई, हिंसा के बल पर और डरा के धमका के और धांधली करके ये जीती है। ये बात श्री मोदी जी भी जानते हैं।
फिर भी उधर वो टीएमसी के गुंडे भारतीय भाई बहनों को मार रहे हैं और इधर ये मोदी जी इस भारतीय समाज के दुश्मन, और कैसे दुश्मन, ये कहती है कि मैं एक एक हिंदी भाषी को पश्चिम बंगाल से निकालूंगी, हिंद महासागर में फेंकूंगी। ऐसे देश के दुश्मन। तो न तो ममता बनर्जी को ख्याल है, न तो इस कायर मोदी को ख्याल है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इसके लिए इस देश को आज़ाद नहीं कराया था कि कोई ये कहे कि हम पश्चिम बंगाल से इनको निकाल देंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए, शिवसेना जो कहती है कि हम महाराष्ट्र से जो है उत्तर भारतीयों को, बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को निकाल देंगे। कश्मीर से आतंकवादियों और अलगाववादियों, जिसकी जड़ में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, उसकी बात तो लोग करते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहनों को किस तरह से हत्या करके, आतंकित करके और फिर बाद में बड़े अपमान के साथ उनको जम्मू कश्मीर से निकलने को या कश्मीर घाटी से निकलने को मजबूर किया, क्योंकि जो कि बेचारे हजारों साल तक एक साथ रहते थे। तो ये वही की घटना नहीं है कि लालू प्रसाद कश्मीर के नहीं बिहार के जो ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको निकाल बाहर किया। और दिल्ली के जितने भी ये एनसीआर में बसे हुए लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी इत्यादि में, उनमें रहने को मजबूर हैं वो बिहार के ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन। किसने निकाला? इस गद्दार लालू ने। तो खैर उसमें यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लेकिन इस समय तो जो है ये मोदी बैठे हुए हैं। उनके शासनकाल में ये छाती तान के कह रही है इस देश की गद्दार और इस देश की दुश्मन, भारतीय समाज की दुश्मन कह रहे हैं कि हम इनको निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे। और उसको ये कायर, निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री मोदी उसको बधाई दे रहा है। यह पूरी अवाम इसको बड़े गौर से इतनी खतरनाक इन समूह की गतिविधि को देखे। इस संबंध में हमसे एक कोई मोदी का या बीजेपी का अंधभक्त टकरा गया था। हमने उसे ये कहा कि देखिए ये इस मोदी निकम्मा का कि चुनाव खत्म होते ही उसके गुंडे हमारे भारतीय भाई बहनों को इसलिए मार रहे हैं कि उन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया था। उसकी रक्षा करने की बजाय ये कायर, निकम्मा और अराजक एनार्किक प्रधानमंत्री मोदी जो है उसको बधाई दे रहा है। और उसके अकेले बधाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे पीछे एक राजनाथ है, वो भी उससे ज़्यादा निकम्मा, अराजक और वो कायर किस्म का रक्षा मंत्री है। तो वो भी बधाई दे रहा है उसको, उस ममता बनर्जी को जिसके गुंडे हमारे भारतीय भाई बहनों को मार रहे हैं। और ये सरेआम कर रहे कि मैं हिंदी भाषी लोगों को हिंद महासागर में फेंकूंगी और पश्चिम बंगाल को बाहर करूंगी। उसको ये बधाई दे रहा है।
उसको बर्खास्त करने के बजाय, और वही बर्खास्त नहीं, इसी प्रकार का जहर जो बो करके विजयन भी जीता है केरल में, और इसी प्रकार का जहर बो करके स्टालिन भी जीता है डीएमके का तमिलनाडु में। देशभक्ति का तकाजा ये कहता है कि जनता की बेवकूफ़ी या जो धांधली करके जीते हैं, जो भी कारण हो, उनको ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए, और इसके लिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान है, धारा 356 इसी के लिए। तो इन सरकारों को बर्खास्त करने से एक तो इनका मनोबल टूटता, जो हमारे भारतीय भाई बहन कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं यानी इनको वोट दे करके, भी टूटता, और फिर इसके इन सब पार्टियों के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटता कि आखिर हम डरा के धमका करके धांधली करके वोट लेने से फ़ायदा ही क्या हुआ, जबकि हम सरकारी नहीं बना पाएंगे। तो इससे कई फायदे होते हैं, लेकिन ये कायर नहीं है, कायर और अराजक और निकम्मा नहीं है, इन सारी देश विरोधी ताकतों की रक्षा करने वाला है, उसके हित में काम करने वाला है। तो ये बात जब उस बीजेपी और मोदी के अंधभक्त से बोली गई, ये पूछा गया कि आखिर ये मोदी जो है प्रधानमंत्री किसका है, उस आवाम का है जिससे ये वोट लेता है, और वोट लेकर के प्रधानमंत्री बनता है, उसका प्रधानमंत्री है कि यह देश के दुश्मनों ममता बनर्जी, विजयन, वाम दल और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस, इनके लिए जो है वो प्रधानमंत्री है। वो बीजेपी और मोदी जी का अंधभक्त कह रहा है कि अरे ये जनता साली के तो बड़ी बेवकूफ़ है। मैंने कहा वाह, जब वोट मांगना होता है तो जाकर उसी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का पांव पकड़ते हैं। जब वोट मिल जाता है और सरकारें बन जाती हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उसी जनता को जनता साली कहते हैं ये बीजेपी और मोदी के अंधभक्त। भारतीय जनता दल तो बराबर ये कहता है कि हाँ, एक बहुत बड़ी कमजोरी है अपने भारतीय भाई बहनों की कि जातिवाद, संप्रदायवाद, समुदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद में व्यक्तिगत स्वार्थ साध करके अपने देश के अपने खुद के दुश्मनों को, भारतीय समाज के दुश्मनों को, भारतवर्ष के दुश्मनों को सर पर बिठाते हैं इस अभिशाप। एक कमी तो है, और उनको बराबर समझाने का, उनको बराबर निवेदन करने का अभियान ये यूट्यूब के माध्यम से बराबर ये भारतीय जनता दल कर रहा है। उनकी कमी को दिखा रहा है। ये भी कह रहा है कि आप नैतिक रूप से, भारतीय नैतिक रूप से मजबूत होइए, और ये भी कह रहा है कि जब तक आप जातिवाद के दलदल में फंसे रहेंगे, जब तक ये कहेंगे कि हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, गर्व से कहो हम शेड्यूल कास्ट है इत्यादि, तब तक आप जो है भारतीय नैतिक रूप से आप कमज़ोर हैं। उसी प्रकार जब तक आप सांप्रदायिकता के दलदल में गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, और गर्व से कहो हम ईसाई हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, तब तक आप भारतीय नैतिकता के अनुसार आप कमज़ोर हैं। और फिर इसके बाद भाषाई या भाषा आधारित क्रांति कट्टरता के या अवधारणा के दलदल में फंसे हुए हैं कि हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, हम उड़िया हैं, गुजराती हैं,
हम असमिया हैं, हम हरियाणवी हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, तेलुगु प्राइड, तमिल प्राइड, मलयाली प्राइड, कन्नड़ प्राइड और मराठा प्राइड, इसके दलदल में ये फंसे हैं। तब तक आप भारतीय नैतिकता के रूप में आप कमज़ोर हैं। तो आप सभी को इस सारे दलदलों से बाहर आकर के भारतीय नैतिकता को मजबूत करना होगा और भारतीयता के आधार पर एक होना होगा। ये सारा कुछ जो है अपने पूरे भारतीय आवाम से निवेदन करने का, समझाने का अभियान जो है अभियान भारतीय आवाम ताकत दल इस यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है। लेकिन ये अंधभक्त, और हम नहीं कहते कि इस तरह का चरित्र जो है सिर्फ बीजेपी और मोदी के अंधभक्तों का होगा, वही हाल सभी अंधभक्तों का होगा। वो भी इस जनता को साली ही बोलते हैं कि जनता साली ऐसी ही है, उसको दाना फेंको और वोट ले लो। ऐसा जो है कई पार्टियों के अंधभक्तों के द्वारा ये सुना गया है कि जब उनको मौका मिलता है तो उसी जनता के यानी पांव पकड़ते हैं और चुनाव के बाद इसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये असलियत है। फिर वो तर्क दे रहा था मोदी का और बीजेपी का अंधभक्त कि ऐसे थोड़ी होता है, ज़माना बदल गया। मैंने उनको याद दिलाया कि आपको कुछ पता नहीं है, 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था केरल में कम्युनिस्ट की सरकार बनते ही जो है वो बर्खास्त की गई है। आज देश को आवश्यकता है यानी इन सारी सरकार को बर्खास्त करके उनको सबक सिखाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि ज़माना बदला, ज़माना माना कुछ नहीं बदला है। सिर्फ एक ही चीज़ बदला है कि निकम्मा और कायर, अराजक और इन सारे देश विरोधी ताकतों का रखवाला ये मोदी बैठा हुआ है, ये बदला है और कुछ नहीं बदला है। तो ये तो फैसला हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना है कि इनको वोट दीजिए बीजेपी को, वो भी झूठे राष्ट्रवाद और झूठे भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, और एक हिंदुत्व का झुंझुना, एक ध्रुवीकरण, इसके नाम पर ये वोट बटोरेंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी रक्षा करनी होगी, बिल्कुल नहीं। ये रक्षा करेंगे देश के दुश्मनों की, भारतीय समाज के दुश्मनों की, देश के गद्दारों की रक्षा करेंगे ये मोदी जी और बीजेपी वाले। ये कड़वा यथार्थ, कड़वी सच्चाई हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में विजयी हमारे निर्दलीय लोग को भारतीय जनता दल की शत बधाइयाँ। उनसे एक निवेदन है भारतीय जनता दल का कि अब जो आप सेवा करेंगे पंचायती व्यवस्था के द्वारा अपने आवाम की, ये प्रतिज्ञा करिए कि वो भ्रष्टाचार शुद्धतः अपूर्णतः भ्रष्टाचार रहित होगी। उसमें सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जहाँ की पूरा एक व्यापार चलता है, पैसे का व्यापार चलता है और लेन देन की बहुत बड़ी धांधली चलती है, उससे दूर जो जनता की सेवा कर सकता है, जो ईमानदार है और जो उस इलाके के विकास के प्रति समर्पित है, जो इलाका पिछड़ा हुआ है। विकास सभी का करना है,
लेकिन प्राथमिकता देनी है जो इलाका हमारा पिछड़ा हुआ है, वहाँ से शुरू करना है। और एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, एक भी पैसे के भ्रष्टाचार रहित। थोड़ी सी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक परेशानी हो सकती है, मानता हूँ, इसलिए कि पर्याप्त शायद उतना वेतन की व्यवस्था न हो, रिम्यूनरेशन की व्यवस्था न हो, भत्ते की व्यवस्था न हो, ये हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्तिगत आर्थिक परेशानी सह करके भी बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित सेवा देने का संकल्प हमारे ये निर्दलीय हमारे जिला पंचायत के लोग और लोग इसका प्रण लें। मान लीजिए कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ वाली, इन लोगों को तंग करे, फंड देने में तंग करे, तो चिंता मत करिए कि जो जागृति उत्तर प्रदेश में दिख रही है, और भारतीय जनता दल ने भारतीय जनता दल कह चुका है कि आगामी 2022 के चुनाव में कि प्रत्येक सीट पर और सभी सीटों पर, सभी 4 से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगा। हाँ, लेकिन वो प्रत्याशी जो है उस कसौटी पर भारतीय जनता दल पहले उनकी जांच परख करके ही करेगा कि वो सच्चे रूप में राष्ट्रभक्त हों, सच्चे रूप में वो समर्पित हों, सच्चे रूप में कर्तव्यनिष्ठ हों और सच्चे रूप में चरित्रवान हों। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती है, वो सच्चे रूप में है कि नहीं है। आप लोग स्थानीय हैं, देखिए कि सच्चे रूप में राष्ट्रभक्त है कि नहीं है, सच्चे रूप में वो समर्पित है कि नहीं है, सच्चे रूप में वो कर्तव्यनिष्ठ है कि नहीं है, सच्चे रूप में वो चरित्रवान है कि नहीं है। अभी इसका मैंने किसे आप राष्ट्रभक्त कहेंगे, किसे समर्पित कहेंगे, किसे चरित्रवान कहेंगे, किसे कर्तव्यनिष्ठ कहेंगे। इसके लिए भारतीय जनता दल पिछले कई एपिसोड में बताया हुआ है, आगे बताएगा, आगे आने वाले में बताएगा कि किसको आप जो है सच्चे रूप में राष्ट्रभक्त, सच्चे रूप में समर्पित और सच्चे रूप में कर्तव्यनिष्ठ और सच्चे रूप में चरित्रवान कहेंगे, इसको भी विस्तार से बताएगा। तो यह देखने का काम, ये देखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है। तो यदि दोनों का प्रयास रहेगा, भारतीय जनता दल का प्रयास रहेगा कि इस तरह के पात्र उम्मीदवार ही आपको दिए जाएं और उन उम्मीदवारों को उन्हीं कसौटी पर, उन्हीं पैमाने पर कस करके, देख करके, परख करके आप उनका समर्थन करें। सरकार भी बन सकती है, तब ये जितना भी अन्याय और अत्याचार हमारे ईमानदारी से करने वाले जिला पंचायत या जिला पंचायतों में से बने हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को जो भी अन्याय, जो भी नाइंसाफ़ी फंड इत्यादि के मामले में जो किए रहेंगे, सबका हिसाब जो है भारतीय जनता दल की यदि सरकार बनती है, और बनने की पूरी संभावना भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये बात जो है वो निराधार और कही जा रही है, तो पूरी संभावना है। तो ऐसे ईमानदार और अवाम परस्त हमारे जिला पंचायत के लोग, और उन्हीं जिला पंचायतों में से जिला पंचायत अध्यक्ष के लोग जिनके साथ अन्याय, फंड एलोकेशन में जो अन्याय, सबका हिसाब जो है इसी संबंधित भारतीय जनता दल की सरकार लेगी। और भी अवाम परस्त और जनता के हित के, और जैसा कि मौके पर न्याय, मौके पर सुरक्षा इत्यादि तमाम बातें हैं जो कि भारतीय जनता दल ने सोच रखा है। वो सेवा, उस तरह की सेवा भारतीय जनता दल अपने आवाम को देगी। सरकार यदि उसकी बनती है, तो सरकार बनने के काफ़ी आसार, काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। तो वो इस तरह की सेवा
और इस तरह की खिदमत और इस तरह की इज्जत बख्शना सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक की इज्जत और प्रतिष्ठा बख्शना, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए विशेष प्रार्थना है, हमारे जो निर्दलीय जीते हैं जिला पंचायत के लोग और भी लोग, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित सेवा देने का अपनी आवाम को इसका संकल्प लें। कुछ व्यक्तिगत आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता दल की सरकार आती है, वो परेशानी भी दूर करेगी और वो माहौल भी देगी जिसमें इस तरह की सेवा देने में, भ्रष्टाचार रहित काम करने में आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी महसूस होगा। वो आनंद गर्व जो है वो भ्रष्टाचार और लूट के धंधों से कई गुना ज़्यादा होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।